तो दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे पहले एक गुलाम से एक सुल्तान बन गया और एक सुल्तान बनने के बाद उसने एक सल्तनत ही खड़ी कर दी थी और वो सल्तनत भारत में खड़ी हुई थी। अगर आपने हमारी पिछली की स्लेव सल्तनत वाली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। खैर अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। खैर आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहला मुस्लिम सल्तनत खड़ा करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके द्वारा स्थापित किए सल्तनत को स्लेव सल्तनत क्यों कहा जाता है। तो इसका सीधा सीधा एक कारण है कि ममलूक सल्तनत पर कुल 10 शासकों ने शासन किया था, जिनमें से 3 गुलाम हुआ करते थे और उन तीनों ने ही ममलूक सल्तनत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवाया था। इसीलिए ममलूक सल्तनत को स्लेव सल्तनत के नाम से भी दुनिया जानती है। तो सबसे पहले शासक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सन 1150 में तुर्किस्तान पे कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ था और उनका शासन 25 जून 1206 से 1210 तक चला था। इनके पहले मोहम्मद ऑफ गौर यानी कि सुल्तान मुइज़ अद-दीन का शासन और इनके बाद आरम शाह का शासन हुआ था। इनकी मृत्यु 1210 में 60 साल की उम्र में लाहौर में एक गेम के दौरान हुई थी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ज़िंदगी के बारे में बताने से पहले हम आपको उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक घुरिद किंगडम के राजा के यानी कि मुइज़ उद-दीन मोहम्मद गौरी के जनरल हुआ करते थे और उनकी सारी टेरिटरीज और नॉर्दर्न इंडिया की टेरिटरी का मुखिया भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही चुन लिया गया था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास नॉर्दर्न इंडिया था ही तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत को जीत ममलूक सल्तनत को खड़ा कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम अलग जगहों में अलग अलग तरीके से लिया जाता है, जैसे कि कुत-अल-दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुत-अल-दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन के नाम में ऐबक इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वो तुर्किस्तान के एक टर्किक ट्राइब से आए थे जिनका नाम ऐबक हुआ करता था। इसके अलावा अगर आप ऐबक शब्द का मतलब जानना चाहे तो हम आपको वो भी बता दें कि इसका मतलब होता है मून लॉर्ड। छोटी सी उम्र में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने परिवार से अलग कर दिया गया था और उन्हें निसापुर के गुलाम मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया गया था और निसापुर के उसी मार्केट में काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज महान थियोलॉजियन अबू हनीफ के पोते हुआ करते थे। जहां पहले गुलामों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था, वहीं काजी के घर में कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी तरह की परेशानी नहीं हुआ करती थी। काजी ने उन्हें अपने बच्चों के साथ ही पढ़ाया और उन्हें तीरंदाजी, हॉर्स राइडिंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया। इसके अलावा उन्होंने उन्हें कुरान के बारे में भी सब कुछ बताया और फिर कुछ सालों बाद ही काजी या फिर उनके किसी एक बेटे ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक मर्चेंट के हाथों बिकवा दिया और उसके बाद गजनी में उस मर्चेंट ने कुतुबुद्दीन ऐबक को घुरिद किंगडम के सुल्तान मुइज़ उद-दीन के पास बेच दिया। सुल्तान के पास जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की बहादुरी और होशियारी को देख सुल्तान उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और इसी खुशी की वजह से उन्होंने सारे छोटे गुलामों को तोहफा बांटा। जिस तोहफे को कुतुबुद्दीन ऐबक को रख लेना चाहिए था, उन्होंने होशियारी दिखाकर छोटे और गरीब लोगों को वो दान कर दिया, जिसे देख सुल्तान और भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फिर सुल्तान ने उनकी ये ईमानदारी और बहादुरी को देखकर उन्हें एक बड़े ओहदे में बैठा दिया, जो था अमीर-ए-अखूर। इस ओहदे में उन्हें जंग में इस्तेमाल करे जाने वाले सारे घोड़ों और उनके खाने पीने का पूरे अच्छे से ध्यान रखना होता था। उस दौरान घुरिद किंगडम का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था सुल्तान शाह और उसी सुल्तान शाह ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अगवा कर लिया इस मंसूबे से कि अब उनके घोड़ों का ध्यान कोई नहीं रख पाएगा। मगर
कुतुबुद्दीन ऐबक को छुड़ा लिया। मुइज़-उद-दीन ने एक जंग को जीतकर जो था सुल्तान शाह के खिलाफ, और उनके जंग जीतने के बाद उन दोनों ने मिलकर सुल्तान शाह को वहाँ से भगा दिया या फिर मार दिया था। सुल्तान शाह जानता था कि मुइज़-उद-दीन को कुतुबुद्दीन ऐबक की बहादुरी पर बहुत नाज होता है, इसीलिए उसने अपने आदमियों से लोहे की जंजीरों के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले बंधवा लिया और उसके बाद लोहे के पिंजरे में डालकर जंग के मैदान के बीचों बीच रख दिया, जिसे देखकर मुइज़-उद-दीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मुइज़-उद-दीन और भी ज़्यादा गुस्से और जोश से सुल्तान शाह को मारने के लिए निकले और उन्हें मार भी दिया। ये जंग 1191 से 1192 के बीच तारेन में लड़ी गई थी, और इस जंग के बाद से ही कुतुबुद्दीन ऐबक की असली ज़िंदगी की शुरुआत हुई, क्योंकि इस जंग के बाद से ही मुइज़-उद-दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इस काबिल समझा कि वो सारे नॉर्दर्न टेरिटरीज़ और कुछ और टेरिटरीज़ को ऐबक के अधीन छोड़कर उनको शासन करने दिया, जिस पर ऐबक ने बहुत अच्छे तरह से शासन भी किया। 1192 से 1206 तक उन्होंने उन सारे टेरिटरीज़ को संभाला और कुछ जंग लड़ी, मगर 1192 से 1206 के बाद 1206 से लेकर 1210 तक उन्होंने दिल्ली पर शासन किया, क्योंकि यही वो समय था जब उनका अपना सल्तनत यानी कि ममलुक सल्तनत का शुरुआत हो गया था। दोस्तों, एक बहादुर शासक की ज़िंदगी में एक जंग का लंबा सफ़र ज़रूर चलता है, और ऐबक की ज़िंदगी में भी यह सफ़र आया जब उनके खिलाफ राजपूती रियासत के चाहमनस खड़े हो गए। चाहमनस राजपूती रियासत के राजा हुआ करते थे, और उनके उस समय के सबसे बड़े सरदार यानी कि पृथ्वीराज थर्ड को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मार दिया, और उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ तारेन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चाहमनस की सारी शक्ति को ख़त्म कर दिया और उसे अपने अधीन करवा लिया, और उसके बाद पृथ्वीराज थर्ड के बेटे यानी कि गोविंदराज फोर्थ को चाहमनस का नया सरदार बना दिया। मगर अब चाहमनस कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ थे, जो भी जंग लड़ा जाता था उन्हें उनके साथ ही लड़ना पड़ता था, इसीलिए अब कोई चाहमनस के ऊपर भी हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था चाहमनस पर हमला करने का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक पर हमला करना। कुतुबुद्दीन ऐबक उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और बहुत बुरी तरह से मार देता। पृथ्वीराज थर्ड की मौत का बदला लेने के लिए उनके भाई हरी राजा ने इस जंग का बदला लेने के लिए रामथंबोर किले पर हमला कर दिया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कावल मुल्क के अधीन छोड़ दिया था। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला कि हरी राजा ने हमला कर दिया है कावल मुल्क पर, तब उन्होंने अपनी सेना लेकर तुरंत ही कावल मुल्क की मदद के लिए जाना सही समझा। वहीं दूसरी तरफ हरी राजा रामथंबोर किले के साथ अजमेर को भी वापस लेने का सोच रहा था, लेकिन उनके इन दोनों मंसूबों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने पानी फेर दिया। चाहमना किंगडम की एक टेरिटरी का सिपीसालार जातवान ने सितंबर 1192 को भी कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जातवन को जान से ही मार दिया। जातवन को मारने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कोहुराम वापस आ गए, और गंगा यमुना के आसपास से ज़्यादा विद्रोह की संभावना की वजह से उन्होंने मीरठ और बारन को अपने अधीन कर लिया, जहां से उन्होंने गाहदवला किंगडम पर हमला करना चालू कर दिया। 1192 में ही उन्होंने दिल्ली पर भी अपना शासन जमा लिया। उस समय के वहां के सुल्तान तोमारा को गुलाम बना लिया, और उसके बाद 1193 में उनको ज़िंदगी भर की रकम देकर वहां से भगा दिया, ताकि उनके द्वारा कोई विद्रोह ना निकले। मुइज़-उद-दीन मोहम्मद गौरी ने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे कर इतनी सारी रियासतों को अपने अधीन कर ही चुके हैं, तो उन्होंने घुरिद किंगडम की राजधानी यानी कि गजनी को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी पर कुल 6 महीनों के लिए रहे, और उसके बाद उन्होंने भारत लौटने का दोबारा मन बना लिया, और 1194 उन्होंने यमुना नदी को क्रॉस किया और कोइल को अपने अधीन कर लिया, जिसने आज पूरी दुनिया अलीगढ़ के नाम से जानती है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी में 6 महीने के लिए रह रहे थे,
तभी उन्होंने देखा कि चाहमना किंगडम के एक सिपहसालार हरी राजा ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने एक चाहमना टेरिटरी को वापस अपने अधीन ले लिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक कोइल को जीतकर दोबारा दिल्ली पर आए तब उन्होंने एक सेना भेज दी हरी राजा के खिलाफ जंग में, और हरी राजा ने जब इतनी बड़ी सेना देख ली तो वो जानते थे कि वो ये जंग नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने पहले ही सुसाइड कर लिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखा कि अजमेर की ओर से बार बार बगावत हो रही है तो उन्होंने वहाँ पर बहुत ही बहादुर सिपहसालार को बैठा दिया और उसके बाद रामथंबोर फोर्ट पर पृथ्वीराज थर्ड के बेटे गोविंद राजा को बैठा दिया। मुइज़-उद-दीन मोहम्मद गौरी के शासन के दौरान बिहार और बंगाल पर खिलजी क्लैन का शासन हुआ करता था, जिन्हें बख्तियार खिलजी कंट्रोल किया करते थे। बख्तियार खिलजी को देवकोट में 1206 में उन्हीं के सिपहसालार अली मर्दान खिलजी ने मार दिया और उसी समय मुइज़-उद-दीन मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो गई और मोहम्मद सिरान खिलजी, जो कि बख्तियार खिलजी के दूसरे सिपहसालार हुआ करते थे, उन्होंने अली मर्दान को मार दिया और पूरे खिलजी क्लैन को अपने अधीन ले लिया और घुरिद किंगडम के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए थे। मोहम्मद सिरान खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खिलजीज के आपसी मतभेद में दखल अंदाजी करने से पूरी तरह से मना कर दिया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई रिश्ते नहीं हुआ करते थे खिलजीज के खिलाफ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके आपसी मतभेद में दखल अंदाजी करना भी छोड़ दिया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना बदला लेना था, इसलिए उन्होंने अपने एक सिपहसालार कैमज रूमी को भेज दिया बंगाल की ओर खिलजीज का शासन खत्म करने के लिए। लेकिन खिलजीज ने इन्हें बहुत ही बुरी तरह हरा दिया जंग में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके बाद किसी भी बाहर की रियासतों को जीतने पर अपना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके खुद के किंगडम के अंदर कुछ जंग चालू हो गए थे, इसलिए उन्होंने उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसके अलावा 1210 में एक गेम ऑफ पोलो जो कि चौगान के साथ खेला जा रहा था, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का घोड़ा बेकाबू हो गया और उसी के वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में गेम ऑफ पोलो के दौरान मृत्यु हो गई। एंशिएंट हिस्टोरियन हसन निज़ामी के मुताबिक जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर हमला किया था तब उन्होंने कुल 20,000 लोगों को अपना गुलाम बनाया, और वहीं जब उन्होंने कलिंजर पर अपना हमला किया तो वहां से उन्होंने कुल 50,000 लोगों को अपना गुलाम बनाया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक से मृत्यु हो गई तब टर्की के ऑफिसरों ने आरम शाह को अपना अगला सुल्तान घोषित कर दिया, क्योंकि आरम शाह ने उन्हें पहले से ही धोखे के लिए तैयार कर रखा था। आरम शाह के शासन के पहले की जिंदगी के बारे में आज भी पता नहीं चल पाया है, मगर उन्होंने सिर्फ 8 महीनों के लिए ही शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश का शासन चालू हो गया था। इल्तुतमिश भी एक गुलाम ही हुआ करते थे। जब 1197 में अहिल खरा में कुतुबुद्दीन ऐबक की जंग हुई थी तब वहां से गुलामों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को भी लाया था। स्लेव डायनेस्टी पर कुल 3 ऐसे शासक हुआ करते थे जो कि एक गुलाम से सुल्तान बन गए। सबसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और फिर गियासउद्दीन मोहम्मद बलबान। तो दोस्तों, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन ऑन कर वीडियो को शेयर भी जरूर कर दे। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।